लोकतंत्र की चुनौतियां। परिचय। पिछले 2 वर्षों में आपने जितना कुछ सीखा है उसके आधार पर मानकर यह अंतिम अध्याय लोकतांत्रिक राजनीति के बुनियादी सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है, जैसे हमारे देश और अन्य जगहों पर लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौती है। लोकतांत्रिक राजनीति को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने बर्ताव और नतीजों में किस तरह और अधिक लोकतांत्रिक बन सकती है। इस अध्याय में इन सवालों के जवाब नहीं है, यह उन तरीकों के बारे में सिर्फ कुछ संकेत और इशारे भर सकते हैं जिनसे हम इन चुनौतियों और सुधारों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह अध्याय आपको खुद अपने तरीके तलाशने और चुनौतियों पर जीत पाने का अपना रास्ता ढूंढने तथा लोकतंत्र को अपने ढंग से परिभाषित करने का निमंत्रण भी देता है। चिंतन चुनौतियों का। क्या आपको कक्षा 9 की अपनी राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अध्याय याद हैं? उसमें हमने देखा कि दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ। उसके बाद की पढ़ाई ने हमारी इस शुरुआती राय को पुष्टि ही किया है कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है। इससे कई गंभीर चुनौतियां नहीं हैं और न कोई दूसरी शासन प्रणाली इसकी प्रतिद्वंदी है, लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति के विभिन्न पहलुओं कि जब हमने विस्तार से चर्चा की तो हमें कुछ अन्य चीजें भी दिखाई दी। लोकतंत्र में हमें जितनी सारी संभावनाएं हैं, दुनिया में अभी कहीं भी उनका सबका लाभ नहीं उठाया गया है। लोकतंत्र का एक प्रतिद्वंदी नहीं है, इसका यह मतलब भी नहीं है कि उसके लिए कोई चुनौती ही नहीं है। लोकतंत्र की अपनी इस किताब यात्रा के विभिन्न पड़ावों में हमने देखा कि दुनिया भर में लोकतंत्र व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां किसी आम समस्या जैसी नहीं हैं। हम आम लोगों आमतौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सके। अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है तो उसे मुश्किल से छुटकारा मिले सके तो उसे हम चुनौती कहते हैं। एक बार जब हम चुनौती से पार पा लेते हैं तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। अगले देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। दुनिया के 1/4 हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इनमें मौजूद गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारागर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी ही चुनौतियां हैं। इसका यह भी मतलब है कि कम से कम ही चीजों लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में एक अमेरिका जैसे देश के सामने भी यह चुनौती है। तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती ही है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्ताव को मजबूत बनाना शामिल है। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें, लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। इसलिए यह चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थ है और अलग स्वरूप लेती हैं। संक्षिप्त में कहें तो इसका मतलब संस्थाओं की
कार्य पद्धति को सुधारना और मजबूत करना होता है ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। इसके पश्चात फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभावों को कम करने की जरूरत होती है। 9वीं कक्षा की ओर से अपनी इस पाठ्य पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हमने अनेक उदाहरण और कहानियों की मदद से इन चुनौतियों पर गौर किया है। आइए लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा के सभी महत्वपूर्ण पड़ावों पर लौटें, यादों को ताजा करें और देखें कि इन पड़ावों पर लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ये चित्र में अच्छा। तो अब सबसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। आपसे फिर मिलेंगे 11वीं में। आप राजनीति विज्ञान को चुन रहे न। अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियां। इनमें से प्रत्येक कार्टून लोकतंत्र की एक चुनौती को दिखाता है। बताएं कि वह चुनौती क्या है। यह भी बताएं कि इस अध्याय में चुनौतियों की जो 3 श्रेणियां बताई गई हैं, यह उनमें से किस श्रेणी की चुनौती है। मुबारक फिर से चुने गए लोकतंत्र पर नजर। क्या हम इन डिब्बों को खोलें? पेंटिक कैपर्स केंगल कार्टून्स बनाए गए हैं। स्टेप 7 इलेक्शन डिब्बे दिखाए गए हैं। तुम्हें यहाँ लोकतंत्र नजर आ रहा है क्या? एरेस केंगल कार्टून्स। उदारवादी लैंगिक समानता। लिबरल पार्टी की मांग है लैंगिक समानता और बराबर की भागीदारी। अपने पार्टी के नेताओं के चयन में यह लागू नहीं होता। टैप द केंगल्स एंड केंगल्स कार्टून्स। चुनाव अभियान का पैसा। ये पैसा दिखाया गया है। एरेस बेस्ट लैटिन अमेरिका केंगल कार्टून्स। उदाहरण और संदर्भ। इस मामले में लोकतंत्र की चुनौती का आपका विवरण। मेक्सिको PRI की पराजय के बाद 2000 में दूसरा स्वतंत्र चुनाव पराजित उम्मीदवारों ने चुनाव धांधली की शिकायत की। चीन कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार आपत्ति है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ जनमत संग्रह कराते हैं, मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाते हैं। इराक नई सरकार अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा। दक्षिण अफ्रीका मंडेला का सक्रिय राजनीति में से संन्यास, उनके उत्तराधिकारियों पर गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई कुछ रियायतें वापस लेने का दबाव। अमेरिका गुआंतानामो बे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हैं। अमेरिका का उनकी बातें मानने से इनकार। सऊदी अरब महिलाओं को सभी सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को आज़ादी नहीं। यूगोस्लाविया कोसोवो प्रांत में सर्बे और अल्बानियाई लोगों के बीच जातीय तनाव। यूगोस्लाविया बिखर गया। उदाहरण का संदर्भ। इस मामले में लोकतंत्र की चुनौती का आपका विवरण। बेल्जियम संवैधानिक सुधारों का एक दौर चला, लेकिन डच भाषीय लोग असंतुष्ट। उनकी अधिक स्वतंत्रता की मांग। श्रीलंका 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ। विभिन्न समुदायों के बीच असमंजस की प्रक्रिया। अमेरिका नागरिक अधिकार। अश्वेत लोगों को समान अधिकार मिले, लेकिन वे अब भी गरीब, कम शिक्षित और कमजोर स्थिति में हैं। उत्तरी आयरलैंड गृह युद्ध की समाप्ति पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों के पारस्परिक विश्वास का अभाव। नेपाल राजतंत्र को खत्म किया। संविधान सभा ने नए संविधान को अपनाया। बोलीविया जल संघर्ष के समर्थन। मोरालेज प्रधानमंत्री बने। बहुराष्ट्रीय कंपनी ने धमकी दी कि हम देश छोड़कर चले जाएंगे। अलग अलग तरह की चुनौतियां। जबकि आपने इन सभी चुनौतियों को लिख डाला है, तो आइए इनमें कुछ बड़ी श्रेणियों में डालें। नीचे लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ दायरे को खाने में रखा गया है। पिछले खंड में एक या एक से अधिक देशों में आपने कई चुनौतियां लक्ष्य की थी। कुछ कार्टूनों में भी आपने इन्हें देखा। आप चाहें तो नीचे दिए गए खानों के सामने मेल का ध्यान रखते हुए चुनौतियों को लिख सकते हैं। इनके अलावा भारत से भी इन खानों में दिए जाने वाले एक उदाहरण दर्ज करें। अगर आपको कोई चुनौती इन खानों में फिट बैठती नहीं लगती, तो आप नई श्रेणी बनाकर
उनमें इन मुद्दों को रख सकते हैं: संवैधानिक बनावट, लोकतांत्रिक अधिकार, संस्थाओं का कामकाज, चुनाव, संघवाद, विकेंद्रीकरण, विविधता को समेटना, राजनीतिक संगठन, कोई और अन्य श्रेणी। आइए इन श्रेणियों का नया वर्गीकरण करें। इस बार इसके लिए हम उन मानकों को आधार बनाएंगे जिनकी चर्चा अध्याय के पहले हिस्से में हुई है। इन सभी श्रेणियों के लिए कम से कम एक एक उदाहरण भारत से भी खोजें। आधार तैयार करने की चुनौती, विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र की गहराई, एक मजबूत बनाने की चुनौती। आइए अब सिर्फ भारत के बारे में विचार करें। समकालीन भारत के लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों पर गौर करें। इनमें से उन 5 की सूची बनाइए जिन पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सूची प्राथमिकताओं को भी बताने वाली होनी चाहिए, यानी आप जिस चुनौती को सबसे महत्वपूर्ण और भारी मानते हैं उसे सबसे ऊपर रखें, शेष को इसी क्रम से बाद में ऐसी चुनौती को एक उदाहरण दें और बताएं कि आपकी प्राथमिकता में उसे कोई खास जगह क्यों दी गई। प्राथमिकता, लोकतंत्र की चुनौती, उदाहरण, प्राथमिकता का कारण 3, 4, 5 में नोट कर सकते हैं। राजनीतिक सुधारों पर विचार, इनमें से प्रत्येक चुनौती के साथ सुधार की संभावना भी जुड़ी हुई है। जैसा कि पहले कहा गया है कि हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझावों या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। यहाँ हम वांछित राजनीतिक सुधारों की सूची नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई सूची अंतिम रूप से बनाई नहीं जा सकती। अगर सभी देशों की चुनौतियाँ एक जैसी नहीं है तो इसका यह भी मतलब है कि राजनीतिक सुधार के लिए हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ी ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते। वह कहाँ से खराब हुई है, उस जगह क्या उपकरण लगते हैं, उसका मॉडल क्या है, यह सब जानकर ही उसकी मरम्मत का तरीका सुझाया जा सकता है। पर क्या हम आज के संदर्भ में अपने देशों में वांछित सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं? हम राष्ट्रीय स्तर के सुधारों के कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर पर न हो। कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य का स्थानीय स्तर पर भी दिए जा सकते हैं। फिर यह सूची कुछ समय बाद बेकार भी हो सकती है। सूची बनाने की जगह आइए कुछ व्यापक दिशा निर्देश पर विचार करें जिन्हें भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए तरीका और जरिया ढूंढते समय आपके जेहन में रखा जा सकता है। कानून बना कर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। नए कानून सारी अवांछित चीजें खत्म कर देंगे, यह सोच लेने भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे, पर विधिक संवैधानिक बदलावों को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता। ये तो क्रिकेट के नियमों की तरह है। LBW के नियम में बदलाव से बल्लेबाज द्वारा अपनाए जाने वाले बल्लेबाजी के नकारात्मक दावेज को कम किया जा सकता है, पर यह कोई भी नहीं सोच सकता कि सिर्फ नियमों में बदलाव कर देने भर से क्रिकेट का खेल सुधर जाएगा। यह काम तो मुख्यतः खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और क्रिकेटर प्रशासकों को करने से ही होगा। इसी प्रकार राजनीतिक सुधार का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों के द्वारा ही हो सकता है। कानून बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार परिणाम एकदम उल्टे निकलते हैं। जैसे कई राज्यों ने 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इसके चलते अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुई हैं, जबकि ऐसा करने के पीछे यह मंशा न थी। आमतौर पर किसी चीज की मनाही करने वाले कानून राजनीति से ज्यादा सफल नहीं होते। राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। सबसे
बढ़िया कानून हुए हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकर बनाने और लोकतंत्र के रख रखाव के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। ऐसा करने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और कठोर दंड आयदा करने वाले मौजूद कानूनों की मदद करता है। लोकतंत्र सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही कर सकते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। जैसा कि आपने राजनीतिक दलों वाले अध्याय में पढ़ा था, ऐसे सभी सुधारों में मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इससे आम नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार होता है या नहीं। राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। यह मान लेना साझेदारी नहीं है कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और सांसद के हितों के खिलाफ हो, पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना होती है। आइए इन सामान्य दिशा निर्देशों को ध्यान में रखें और लोकतंत्र की कुछ उन चुनौतियों पर गौर करें जिनके कुछ सुधारों की गुंजाइश है। तो चलिए सुधार के कुछ ठोस प्रस्ताव बनाते हैं। कुछ ठोस पर यहाँ कुछ चुनौतियां दी गई हैं, इनके लिए राजनीतिक सुधारों की जरूरत है। इन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें। यहाँ सुधार के जो विकल्प दिए गए हैं उनको देखें और कारण बताएं कि अपनी पसंद के समाधान को बताएं या बात याद रखें कि यहाँ बताए गए विकल्प सीधे सीधे सही या गलत करार नहीं दिए जा सकते। आप कई विकल्पों को मिलाकर जवाब दे सकते हैं या ऐसा समाधान भी बता सकते हैं जिसकी यहाँ कोई चर्चा नहीं हुई है। आप अपना समाधान पूरे विस्तार से दे सकते हैं, अपनी पसंद के लिए तर्क भी बता सकते हैं। डॉक्टर की अनुपस्थिति। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया और पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थ अधिकारी डॉक्टर अनुपस्थित थे। वे शहर में रहते हैं, निजी प्रैक्टिस करते हैं और महीनों में सिर्फ 1 या 2 बार अपनी नियुक्ति वाली जगह पर घूम आते हैं। गांव वाले को साधारणतः रोगों के इलाज के लिए भी शहर जाना होता है और प्राइवेट डॉक्टर को मोटी फीस देनी पड़ती है। सुधार के प्रस्ताव। सरकार को डॉक्टर के लिए नियुक्ति वाली जगह पर रहना अनिवार्य कर देना चाहिए, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच के लिए जिला प्रशासक और पुलिस को अचानक छापा करना चाहिए। ग्राम पंचायत को डॉक्टर के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट लिखने और अधिकार होना चाहिए और इस रिपोर्ट को पंचायत में रखा जाना चाहिए। इस जैसी समस्या को समाधान उत्तर प्रदेश के कई टुकड़ों में बांटना है जिसे प्रशासक कुशलता से चला सके। राजनीतिक दलों का चंदा चुनौती। लोकसभा का पिछला चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को संपत्ति औसतन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। यह डर व्यक्त किया जा रहा है कि अब चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरों या उनके समर्थन रखने वालों के लिए ही संभव है। अधिकतर राजनीतिक दल बड़े व्यवसायिक घराने के चंदों पर निर्भर हैं। आशंका इस बात की है कि राजनीति में पैसा की यह बढ़ती हुई भूमिका गरीबों के खिलाफ जाएगी और अपने लोकतंत्र में जो थोड़ा बहुत आवाज वे उठा पाते हैं उससे भी वंचित हो जाएंगे। सुधार में प्रस्ताव। प्रत्येक राजनीतिक दल के वित्तीय लेखा जोखा को सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए। इसकी लेखा सरकारी ऑडिटोरल से कराया जाना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। पार्टियों को चुनावी खर्च के लिए सरकार कुछ रकम दे। नागरिकों को भी दल और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे चंदे को आयकर में छूट मिलना चाहिए। कोई और समस्या जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं? चुनौती और सुधार के प्रस्ताव नोट करा सकते हैं। राजनीति को सुधारना। रोजा ने आखिरी कर मैडम लिंगदो को अपनी कक्षा के सामने पकड़ ही लिया। यह योजना कुछ समय से बना रही थी। मैडम, मुझे सचमुच कनाडा वाला वह कार्टून बहुत अच्छा लगा। रोजा ने बातचीत शुरू करने के लिए यह प्रकरण छेड़ा। कौन सा? मैडम लिंगदो की एक बारीगी। वह कार्टून याद नहीं आया? मैडम, यह कार्टून जिसमें कहा गया कि कनाडा में 98% लोग सारे राजनेताओं
को एक बड़े कार के बक्से में बंद करके निग्रिया जलप्रपात में फेंकना चाहते हैं। मुझे तो अपने राजनेता याद आ रहे थे। हमें तो और बड़े वाहन और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदी के की जरूरत होगी। ये चित्र में दिखाया गया लटका हुआ इंसान लिंग दो मैडम रोज की बात सुनकर मुस्कुराई। अधिकतर भारतीयों की तरह भी नेताओं के व्यवहार तथा दल और देश का शासन चलाने के उनके तौर तरीके से नाराज थी, पर वे चाहती थी कि रोज इस समस्या की जटिलता को समझे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि राजनेताओं को हटाने से तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी? हाँ मैडम, क्या ये घटिया नेता लोग ही हमारे देश में समस्या के लिए जिम्मेवार नहीं है? मेरा मतलब है कि भ्रष्टाचार, दल बदल, जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे, अपराध, हर गड़बड़ के तरीके। लिंग दो मैडम, तो हमें अभी के सारे नेताओं से मुक्ति पाने भर की जरूरत है। क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि उनकी जगह जो लोग आएंगे वे ऐसे ही नहीं होंगे? रोजा, हाँ, मैंने इस पर तो सोचा ही था, लेकिन संभव है कि इनकी तरह के न हो। संभव है आगे बेहतर चरित्र वाले नेता आए। लिंग दो मैडम, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ कि अगर लोग ज्यादा चौकस रहे और दिलचस्पी लेकर भ्रष्ट और खराब नेताओं को हटाएं तथा अच्छे लोगों को चुनाव करें तो स्थिति बदल सकती है। फिर यह भी हो सकता है कि सारे नेता भ्रष्ट न हो। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैडम, बीच में ही रोजा ने कहा। लिंग दो मैडम, मैं यह नहीं कहती कि राजनेता भ्रष्ट नहीं है। संभव है कि जब तुम नेताओं के बारे में सोचती हो तो तुम्हारे ध्यान में वे बड़े लोग होते हैं जिनकी तस्वीर अखबारों में छपती है। मुझे तो उन्हीं नेताओं की याद आती है जिन्हें मैं जानती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि जिन नेताओं को भी जानती हूँ वे मेरे अपने साथियों या सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों अथवा मेरी जानकारी के मध्यम वर्गीय पेशेवरों लोगों से ज्यादा भ्रष्ट हो। राजनेताओं का भ्रष्ट अधिक दिखाई देता है और हम उसी आधार पर सभी नेताओं के बारे में धारणा बना लेते हैं। उनमें से कुछ भ्रष्ट हैं तो कुछ ईमानदार भी हैं। रोजा ने हार नहीं मानी। मेरे कहने का मतलब यह था कि भ्रष्टाचार और जाति धर्म के आधार पर राजनीति करने जैसे गलत कामों को रोक होना चाहिए। लिंग दो मैडम, रोज सीधे सीधे ऐसा नहीं कह सकते। एक बात तो यही कि राजनीति में जाति और धर्म का इस्तेमाल रोकने के कानून तो अभी है ही, लेकिन नेता उनको दरकिनार करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। जब तक लोग जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने और भरमान का काम बंद नहीं करेंगे तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता। जब तक लोग और नेता जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं आएगा। संकेत लोकतांत्रिक पुनर्परिभाषा। पिछले साल हमने लोकतंत्र की इस यात्रा की शुरुआत उसकी न्यूनतम परिभाषा के साथ की थी। क्या आपको यह परिभाषा याद है? पिछले साल की आप पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 में दी गई परिभाषा कुछ इस प्रकार थी। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासक का चुनाव खुद करते हैं। इसके बाद हमने अनेक मामलों पर गौर किया और परिभाषा में कुछ और चीजें जोड़ी। लोगों द्वारा चुने गए शासन ही सारे प्रमुख फैसले लें। चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए। ये विकल्प और अवसर पर हर किसी को बराबरी में उपलब्ध होना चाहिए। विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे। शायद आपको निराशा हुई हो कि इस परिभाषा में उन ऊंचे आदर्शों की चर्चा कहीं भी नहीं है जिनको हम लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखते हैं। हमने लोकतंत्र के कुछ आदर्शों की चर्चा जरूरत की थी, पर व्यवहारिक हिसाब से हमने लोकतंत्र को न्यूनतम लेकिन स्पष्ट परिभाषा से बात शुरू की थी। इससे हमारे लिए लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर स्पष्ट करना आसान हो गया। आपने पाया होगा कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीति के विभिन्न पहलुओं की अपनी चर्चा में हम उसे परिभाषा
से काफी आगे आ गए हैं। हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि ये अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीति संगठन बनाने के नहीं है। हमने कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना ही चाहिए। हमने सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावनाओं के अनुकूल माना था और चर्चा की थी कि सरकारों और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हमने यह भी देखा कि लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकती और अल्पसंख्यकों आवाजों का आदर करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की हमारी चर्चा सरकार और उसके कामकाज से आगे तक गई है। हमने यह चर्चा भी की है कि भेदभाव के समाप्त करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण काम है। आखिरी में हमने यह भी चर्चा की चलाई कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमें कुछ न्यूनतम नतीजों की उम्मीदें तो करनी ही चाहिए। ऐसा करने में हम लोकतंत्र की उस परिभाषा के खिलाफ नहीं गए हैं जो पिछले वर्ष दी गई थी। किसी भी देश को लोकतंत्र कहलाने के लिए जिन न्यूनतम चीजों की जरूरत होती है उसे परिभाषा करके हमने शुरुआत की। इसके बाद हमने लोकतंत्र के लिए कुछ वांछित शर्तों की चर्चा की जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। फिर हमने लोकतंत्र की परिभाषा से आगे बढ़कर अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ब्यौरा दिया। एक अच्छे लोकतंत्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, किसी लोकतंत्र को अच्छी बताने के लिए उसमें किस विशेषता का होना बहुत जरूरी है और अगर कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो उसमें क्या चीज निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, ये फैसले आप कीजिए। पढ़ना दो पंक्तियों के बीच की बातें इस चित्र में दिखाया गया है। ये एरस बेस्ट लैटिन अमेरिका के एंगल कार्टून से लिया गया है। अच्छे लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए यह रही आपके लिखने की जगह। आपका नाम और अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा 50 शब्दों में लिखिए। विशेषताएं सिर्फ बिंदुवार लिखें। जितने बिंदु आप बताना चाहते हैं उन्हें बता सकते हैं। इसे कम से कम बिंदुओं से निपटाने का प्रयास करें। 6 पॉइंटों में आप निपटा सकते हैं। आपको यह अभ्यास कैसा लगा? क्या आपको इसमें आनंद आया? क्या यह बहुत मुश्किल था? क्या कुछ परेशानी हुई? क्या डर भी लगा? क्या आपको लगता है कि इस पाठ्य पुस्तक ने महत्वपूर्ण अभ्यास में आपकी मदद नहीं की है? क्या आपको डर है कि आपकी परिभाषा गलत भी हो सकती है? तो लोकतंत्र के बारे में आपकी पढ़ाई का यह रहा आखिरी सबक। अच्छे लोकतंत्र का कोई बनी बनाई परिभाषा नहीं है। अच्छा लोकतंत्र वही है जैसे उसे हम सोचते हैं और जिसे बनाने की आकांक्षा रखते हैं। यह बात कुछ अजीब लग सकती है, फिर भी इस बात पर गौर करें, क्या यही लोकतंत्र है कि कोई डंडे के जोर पर बताए कि अच्छा लोकतंत्र क्या है।